तो हेलो मेरे छात्रों मित्रों विद्यार्थियों, हमारा अगला टॉपिक जो है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी और कॉम्पोजिशन जैसा हमने सेमाइनल फ्लूइड में देखी थी। फंक्शंस को देखेंगे, लास्ट में अप्लाइड फिजियोलॉजी यानी एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो 4 टॉपिक्स में इसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड से। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बॉडी में प्रोस्टेट ग्लैंड का वेट लगभग 40 ग्राम होता है और ये एक सिंगल ग्लैंड होती है ना। जैसे सेमाइनल वेसिकल डबल थी, ये एक सिंगल ग्लैंड होती है, ये याद रखनी है आपको। 40 ग्राम वेट होता है और ये ग्लैंड एक्चुअल में 20 से 30 सेपरेट अलग अलग ग्लैंड के मिलकर बनी होती है ना। यानी 20 से 30 छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है जो मिलकर एक ग्रुप बनाती है और उस ग्रुप के कलेक्टिव टर्म है प्रोस्टेट। ठीक, लेकिन ग्लैंड ओवरऑल ग्लैंड का पूरे का कैप्सूल एक ही होता है, इसलिए उसको एक ही ग्लैंड मानते हैं। ठीक है, ये ओपन सेपरेटली इनटू द यूरेथ्रा। दीज ग्लैंड्स आर ट्यूबुलो एल्व्यूलर इन नेचर। आपको ग्लैंड्स के टाइप पढ़े थे आपने, तो ये किस टाइप की है? ट्यूबुलो एल्व्यूलर ग्लैंड, यानी उसमें छोटे छोटे एल्व्यूलाई बने और हर एल्व्यूलाई अपना कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये सारी ग्लैंड अलग अलग तरीके से यूरेथ्रा में ओपन होती हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से ग्लैंड ट्यूबुलो एल्व्यूलर टाइप की होगी क्योंकि वो गुच्छा है, पूरा ऐसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, तो उसमें हर एक अंगूर का जो स्टॉक होता है उसको मैं ट्यूब बोल सकता हूँ, एल्व्यूलर माने वो अंगूर अपने आप में अंगूर, तो वो सारा का सारा मेन स्टॉक के साथ जुड़ा रहता है। तो इसी तरीके से अगर मेन स्टॉक क्या है आपका यूरेथ्रा, तो वो हर अंगूर से निकलने वाला जो छोटा वाला स्टॉक है उसको मैं क्या बोलूँगा? ट्यूब ऑफ द एल्व्यूलाई। इसका मतलब इसमें बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं और सैक होते हैं। और ये ग्लैंड के अंदर जो लाइनिंग होती है वो कौन सी होती है? कॉलुमिनार एपिथेलियम। कौन सी? कॉलुमिनार एपिथेलियम होती है। और आपको पता है कॉलुमिनार या क्यूबोइडल एपिथेलियम ही ग्लैंडुलर हो सकती है। ठीक है, अब प्रोस्टेट से निकलने वाला जो फ्लूइड है उसी को हम प्रोस्टैटिक फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड प्रोस्टैटिक साइनस के थ्रू प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में एम्प्टी होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड के एनाटॉमिकल डिटेल को हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, यानी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की जो एक्चुअल में उसकी एनाटमी है वो हम यूरेथ्रा वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ हमें केवल ग्लैंड के बारे में पढ़ना, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में, ना कि स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन की। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रोस्टेट फ्लूइड जो है या प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला फ्लूइड है उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये थिन होता है, मिल्की होता है और एल्कलाइन होता है। कैसा होता है? थिन, मिल्की और एल्कलाइन। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और ये कंट्रीब्यूट करता है कितना? अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ टोटल प्रोटीन। 60% कौन करता था? सेमाइनल फ्लूइड। और 10% क्या होते थे? स्पर्म। वो हमने टेबल में ऑलरेडी देख लिया था। अब देख लेते हैं कि उस कंट्रीब्यूशन में इसका क्या क्या रोल है। तो हम सेमाइनल वेसिकल पिछली वीडियो में देख चुके थे। यहाँ मेन कौन कौन है देखिए, यहाँ है एसिड फॉस्फेटेज, कोलेस्ट्रॉल, क्लॉटिंग एंजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन, ग्लूकोज, लैक्टेस डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम, फॉस्फोलिपिड्स, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर फैक्टर, सेमिनिन, स्पर्मिन, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट, सोडियम और इंपॉर्टेंट है जिंक। क्लियर? तो ये हमारे मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर प्रोस्टेट से। तो कॉम्पोजिशन हमें वहां से देख लेने हैं। इसके बाद आते हैं आपके फंक्शंस ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड, है ना। प्रोस्टेटिक फ्लूइड के फंक्शंस क्या हैं? पता नहीं। तो इसके मेनली अगर देखा जाए, इसके भी हम 3 फंक्शंस देख सकते हैं अपने सामने यहाँ पर। कितने? 3। चलिए पहला फंक्शन देखते हैं। पहला फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। समझिए इसको। देखिए प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्पर्म के लिए ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करता है जिससे स्पर्म प्रॉपर्ली मूव कर पाते हैं। नॉर्मली पीएच 6 से कम होने पर स्पर्म नॉन मोटाइल हो जाते हैं। कितने से कम होने पर? लेस देन 6। ठीक है, पीएच 6 से कम होने से ही ये नॉन मोटाइल हो जाएंगे। ठीक, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो स्पर्म के पीएच और मोटिलिटी दोनों को कम कर देते हैं, चाहे वो वास्ट डिफरेंस में हो या फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में। क्लियर? अब मैं पहले वास्ट डिफरेंस की बात करूं तो देखिए स्पर्म के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के एंड प्रोडक्ट की वजह से वास्ट डिफरेंस का फ्लूइड एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण स्पर्म वहां नॉन मोटाइल रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी। ये तो हो गई खुद मेल की बॉडी में। अब जब फीमेल की बॉडी में पहुंचेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो देखिए फीमेल के वजाइना का एनवायरनमेंट नेचुरली बहुत एसिडिक होता है, जिसका पीएच लगभग 3.5 से 4 तक हो सकता है। इसलिए जब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट या कोइटस के दौरान सीमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करता है
तो स्पर्म शुरू में नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन सीमेन में मौजूद एल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड, कौन सा एल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है वो वजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है और पीएच को 6 से 6.5 के बीच में मेंटेन करता है। इस पीएच पर स्पर्म मोटाइल हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के चांस काफी बढ़ जाते हैं। क्लियर? इसके अलावा इसका एक और फंक्शन होता है क्लॉटिंग ऑफ सीमेन। देखिए, प्रोस्टेटिक फ्लूइड में मौजूद क्लॉटिंग एंजाइम सेमाइनल वेसिकल से आए हुए फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन या कोएगुलेट में बना देते हैं, क्योंकि फाइब्रिनोजन किस पे मिलता है आपको? सेमाइनल वेसिकल पे। प्रोस्टेटिक फ्लूइड में तो फाइब्रिनोजन है नहीं, लेकिन उस फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करने के फैक्टर किसके पास है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड पे। तो ये क्या बना देगा? कोएगुलेटम। अब ये जो कोएगुलम बना है या क्लॉट बना है, ये सीमेन को यूट्राइन सर्विक्स में होल्ड करने के लिए एसेंशियल होता है, ताकि स्पर्म वहीं पर रुककर आगे ट्रेवल कर सकें। अदरवाइज वो सीमेन अगर लिक्विड स्टेट में होगा तो वजाइना की पोजीशन की वजह से वो वजाइना से बाहर निकल जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है लाइसिस ऑफ कोएगुलम। तो पहले ये कोएगुलम बनवाता है ना, क्लॉटिंग करवाता है, फिर थोड़ी देर बाद उसका लाइसिस करवाता है, उसको तोड़वाता है। तो बाद में प्रोस्टेटिक फ्लूइड का एक और एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिन। ये कोएगुलम को डिसॉल्व करवा देता है। इस कोएगुलम के डिसॉल्व होने के बाद ही स्पर्म फिर से मोटाइल हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए सर्विक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका मेन रोल है, क्लॉटिंग करवाना और फिर क्लॉट को तोड़वाना, दोनों ही इसके काम है। और फाइनली स्पर्म की मोटिलिटी को मेंटेन करना। चल बस, रुलाएगा है क्या? लास्ट हम जो बात करेंगे वो करेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी की या एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड की। देखिए, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में होने वाला एक बहुत बड़ी दिक्कत है आजकल। ये दो तरीके का हो सकता है, बिनाइन एनलार्जमेंट और मैलिग्नेंट एनलार्जमेंट। पहले आप ध्यान से बिनाइन एनलार्जमेंट को सुनिए। देखिए, जब प्रोस्टेट ग्लैंड के ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर और कनेक्टिव टिश्यू का हाइपरप्लेशिया हो जाता है ना, क्या हो जाता है? हाइपरप्लेशिया। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पर? हाइपरप्लेशिया हो जाता है। तो ये कंडीशन कुछ मेंस में 60 इयर्स के बाद होती है और इसके एग्जैक्ट कॉज अभी तक क्लियर नहीं पता है। एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा को स्ट्रेच और कंप्रेस दोनों कर सकता है, जिससे ब्लैडर से यूरिन का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इस कंडीशन के कॉमन सिम्टम क्या होते हैं? बार बार यूरिन जाना, यूरिन करने में डिफिकल्टी होना, यूरिनेशन के बाद यूरिन का ड्रिबलिंग यानी बूंद बूंद करके टपकना, और कुछ केसेस में ऑकेजनल रीनल फेलियर भी हो जाता है। तो ये 4 सिम्टम्स यहाँ पर दे रखे हैं, क्लियर, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कराता है? स्ट्रेच और ऑब्स्ट्रक्ट द यूरिन फ्लो फ्रॉम द। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट है आपका मैलिग्नेंट एनलार्जमेंट। मैलिग्नेंट एनलार्जमेंट को समझिए। देखिए, मैलिग्नेंट एनलार्जमेंट या जिसको सिंपल भाषा में हम प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं, मेल्स में होने वाला कॉमन कैंसर इंडिया में, ठीक है। इसमें यूरिनरी पैसेज ऑब्स्ट्रक्ट होता है। इसके अलावा इसमें मेटास्टेसिस होता है ना। आपको पता है कैंसर की एक सबसे खास प्रॉपर्टी होती है कि वो प्राइमरी साइट, मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से दूसरे ऑर्गन्स में भी फैल सकता है। तो मेटास्टेसिस वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर हो सकती है और पर्टिकुलरली बोन्स को अफेक्ट करता है। इसीलिए मैलिग्नेंट एनलार्जमेंट ज़्यादा खतरनाक है इन कंपैरिजन टू बिनाइन, ठीक। क्योंकि बिनाइन में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बिनाइन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्यों नहीं होता? क्योंकि बिनाइन में बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हाइपरप्लेशिया। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, सर आपने बोला हाइपरप्लेशिया क्या होता है? तो हाइपरप्लेशिया को अगर मैं बोलूँ तो हाइपरप्लेशिया का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इट्स सेल, नॉट देयर साइज, ठीक है। सेल का साइज बड़ा नहीं होगा, सेल के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है स्पेस कम रहेगा और वो प्रेशर क्रिएट करेंगे उसी एरिया में, तो गांठें बन जाती है एक तरीके से। अगर हिंदी में बोले ना, वहाँ पर ट्यूमर और छोटे छोटे गांठ बन जाती है, लेकिन कैसी? नॉन कैंसरस। किस केस में? बेनाइन में। तो ये थी हमारी सारी डिटेल इस चैप्टर में जो डिस्कस की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।